जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए हम चलते हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट है लिंग विद्यालय एवं समाज, है ना। हम इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषिक नारीवाद। इससे पहले वीडियो मैंने आपको नारीवाद के बहुत से विषयों प्रकारों के बारे में बताया है ना, तो आज हम पढ़ेंगे मनोविश्लेषिक नारीवाद के बारे में। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, मनोविश्लेषिक नारीवाद यानी मन संबंध, है ना। हम अपने समाज में हमें देखने को मिलता है ना, कि हम जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस देश में रहते हैं, वहाँ क्या है, हमें विभिन्न प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है वो हमें अलग अलग रूप से देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार अगर हम एक नारी की बात करते हैं ना, हम एक नारी की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो नारी होती है उसे प्राचीन काल से क्या, उसे हर क्षेत्र में वो दबाया जाता है ना। उनके साथ क्या करते हैं, उन्हें विभिन्न तरह से उन भेदभाव किया जाता है। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं, है ना। ये जो लड़की और लड़के के बीच में जो भेद है वो आदिकाल से हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह खान पान के क्षेत्र में, है ना। उन्हें हर क्षेत्र में क्या है, पुरुषों से उन्हें कम दर्जा दिया जाता है। तो इन्हीं सब को जो हमारी जो सोच होती है ना, मनोविश्लेषण जो सोच होती है, इसके तहत जो फ्रायड वैज्ञानिक जी हैं उन्होंने कहा है कि जो एक स्त्री की जो पारिवारिक जो स्थिति होती है ना, वो उसके परिवार के द्वारा ही निर्धारित नहीं की जाती, बल्कि लोगों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो स्त्री होती है उन्हें केवल घर के अंदर ही सीमित रहना चाहिए, है ना, ताकि उनका जो कार्य है वो सिर्फ खाना बनाना, बर्तन धोना या बच्चे का पालन पोषण करना, इस क्या है, इस कार्य के क्षेत्र ही क्या है, उनका कार्य सीमित रह जाता है और उन्हें उन्हीं कार्य के लिए ही समझा जाता है ना। अगर महिलाएं क्या है, अगर घर के बाहर अगर जाकर वो काम करना चाहती हैं तो उन्हें वो उस काम के काबिल नहीं समझते हैं और उन्हें घर के काम के लिए ही समझा जाता है। तो इस प्रकार जो लोगों की जो सोच होती है वो दूर करने के लिए मनोविश्लेषिक नारीवाद का जन्म हुआ, ताकि जो लोगों को जो सोच है महिलाओं के प्रति उसे बदला जा सके। तो इस प्रकार जो फ्रायड जी है ना, तो उन्होंने एक परिभाषा दी है, उनको हम देखते हैं। नारी की शरीर रचना ही उसकी नीति है ना, जिसके परिणाम स्वरूप बचपन से ही शारीरिक कमियों के आधार पर नारी में ही भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है ना। हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, है ना। महिलाओं को कहा जाता है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती, या उन्हें या एक निश्चित शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजा जा सकता, या एक लड़की जो है सिर्फ घर के कामों में सीमित उससे रहना चाहिए। तो ये सब जो सोच है ना, वो बचपन से ही अगर लड़की देखती है या सुनती है तो उसमें क्या करता है, उसके मन में एक डर की भावना बैठ जाती है और वो समझती है कि हम लड़कियों को सिर्फ घर में ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति की जो सोच होती है वो उसे आगे बढ़ने नहीं देती और व्यक्ति के मन में एक डर बैठ जाता है कि हम उस कार्य को नहीं करने के, हमें इस कार्य के लिए नहीं बनाया गया तो हम इस कार्य को नहीं कर पाते। तो इस तरह क्या है, वो जो महिला है ना, वो चाहकर भी अपने जो कार्य क्षेत्र है उससे वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो फ्रायड जी यही कह रहे हैं कि जो नारी होती है वो क्या करती है, अपनी शारीरिक क्रियाओं के आधार पर, है ना, उन्हें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है, जिसकी पूर्ति नारी पति को प्राप्त कर उसके बच्चे को जन्म देकर करती है। और जो नारी होती है ना, वो क्या करती है, पति को प्राप्त करके जब उसकी शादी होती है ना, शादी के बाद जो उसका जो जिम्मेदारी होती है उसके पति पर आ जाती है। उसके बाद क्या करती है, एक महिला क्या है, उसकी शादी कर एक बच्चे को जन्म देती है ना, और मातृत्व प्रदान करती है। तो एक हम परिवार जिस समाज में रहते हैं वो ऐसा चाहता है कि एक लड़की जो है ना, वो केवल मातृत्व ही, अगर मातृत्व सुख प्रदान करती है तभी वो एक महिला कहलाएगी। वो ये नहीं देखती है कि अगर महिला मातृत्व प्रदान नहीं करती है, माँ नहीं बन पाती है, तो वो उसकी जानबूझकर कुछ काम नहीं करती है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसे जो मातृत्व के दायरे के अंदर नहीं रहकर कार्य करने के लिए बाधित किया जाता है। पुरुष के क्षेत्रों में नारी का प्रवेश उसकी महत्वाकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप नहीं, अपितु उसकी मानसिक असंतुलन का ही नतीजा है ना। अगर क्या है, अगर महिलाएं क्या है अपने अधिकार को नहीं जानेंगी, है नहीं समझेंगी, तो क्या है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब पहले से ही अगर उन्हें उनके मन में बिठा दिया जाए कि जो महिलाएं होती हैं वो क्या सिर्फ घर के अंदर ही उन्हें सीमित रखा जाए, तो उनकी सोच भी वैसी बन जाती है कि हम इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। तो उनकी जो जो उसके परिणाम है ना, वो उनकी मानसिक असंतुलन का ही एक नतीजा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो मनोविश्लेषिक जो नारीवाद है ना, एक प्रकार से जो हमारे मनोविज्ञान संबंधित जो हमारे जितने भी तथ्य होते हैं, तर्क, चिंतन, है ना, ये सब से क्या होता है ना, ये सब मनोवैज्ञानिक नारीवाद को जन्म देती है। मतलब जो मनुष्य की जो सोच है, छोटी जो सोच है, उसको परिवर्तित करने के लिए मनोवैज्ञानिक जो नारीवाद है उसका उद्भव हुआ।
चलिए अब हम देखते हैं मनोवैशेषिक नारीवाद की प्रमुख अवधारणाएं। पहला है समलिंग कामुकता, अर्थात इसमें क्या है, समलिंग कामुकता का मतलब होता है एक ही लिंग, है ना, एक एक जो समान लिंग होता है वो, तो ये समलिंग कामुकता होता है ना। इसमें क्या होता है, समलिंग कामुकता का दर मनोवैशेषिक नारीवाद मुख्यतः समलिंग कामुकता पर आधारित होता है। समलिंग कामुकता कहने का मतलब ये है इसमें जो समान लिंग के जो व्यक्ति होते हैं ना, उसमें वो आते हैं इसके तहत। अब वो क्या करते हैं, जो समान लिंग के तहत क्या करते हैं, व्यक्ति जो होते हैं वे अपने लिंग के साथ रहना, उठना, बहना पसंद करते हैं ना, तो ये समलिंग कामुकता कहलाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो व्यक्ति की सोच होती है वो क्या होती है, हम देख सकते हैं जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। हमारा कहने का मतलब है, हम जब प्रारंभ में देखते हैं, जब बाल्यावस्था में देखते हैं, जो बालक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो लड़का है तो वो लड़का के साथ खेलना वो पसंद करता है। और अगर हम एक बालिका को देखेंगे, है ना, वो अपने समान लिंग वाली मतलब लड़की के साथ खेलना या उठना बैठना वो पसंद करती है, तो उसे हम समलिंग कामुकता कहते हैं। और दूसरा है शक्ति एवं सत्ता का सीधा संबंध। समलिंग कामुकता में शक्ति तथा लिंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है ना। इसमें क्या है, जो समलिंग कामुकता होती है उसमें शक्ति तथा लिंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है, जबकि इतर लिंग कामुकता में शक्ति एवं सत्ता का केंद्र पुरुष होता है ना। इसमें हम कह सकते हैं जो समलिंग कामुकता होता है इसमें शक्ति एवं सत्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होती, मतलब शक्ति और लिंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता, जबकि इतर लिंग कामुकता में शक्ति एवं सत्ता का केंद्र पुरुष होता है। अर्थात पुरुष क्या करता है, अपने आप को पुरुष क्या होता है, अपने आप को शक्तिशाली मानता है ना, और वो क्या करता है, और जो महिला होती है उस पर वो दुराचार वो करता है। इसके तहत हम कह सकते हैं जो बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है ना, ये सब जो है वो इतर लिंगी कामुकता का भी एक परिणाम है। चलिए अब हम देखते हैं तीसरा, पुरुषों से महिलाओं की उत्कृष्टता। जो मनोवैशेषिक जो नारीवाद होती है ना, वो मानती है कि जो महिलाएं होती हैं वो पुरुषों से उत्कृष्ट होती है। हर क्षेत्र में क्या होती है, जो महिलाएं होती है वो पुरुषों से वो उत्कृष्ट होती है। अगर हम एक परिवार की बात करें तो एक परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो है ना, वो एक महिला के हाथ तक ज़्यादा होती है। जब वो एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका पालन पोषण है ना, उसका रहन सहन खान पान का ध्यान एक माता ही देती है। और जो पुरुष होते हैं वो महिला पर बल्कि आश्रित होते हैं ना, अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए वो महिला पर वो क्या कहते हैं, महिलाओं पर निर्भर रहते हैं। और क्या करते हैं, उन्हें जो पुरुष होते हैं वो विभिन्न तरह से, अगर जो महिलाएं हैं वो घर का काम करती है ना, तो उस कार्य को वो छोटा समझते हैं और वो महिला को क्या करते हैं, विभिन्न तरह की बातें उन्हें सुनाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मनोवैशेषिक जो नारीवाद होती है ना, इसमें जो महिला होती है इसमें क्या होता है, महिलाएं को हर क्षेत्र में पुरुषों से उत्कृष्ट माना जाता है। अब चौथा देखते हैं पुरुषों की महिलाओं पर आश्रितता, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पुरुष होते हैं ना वो अपनी यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए महिलाओं पर क्या होते हैं, वो निर्भर होते हैं, है ना। और यौन आकांक्षाओं के साथ साथ जो पुरुष होते हैं वो अपने हर दूसरे काम के लिए महिलाओं पर डिपेंड हो रहते हैं, है ना। अब महिलाओं को हम देखते हैं कि अगर जो पुरुष होते हैं वे अगर घर से आने के लिए घर से बाहर हो, अगर 8 घंटे वो काम करते हैं, तो जो महिलाएं होती हैं वो घर में 24 घंटा वो काम वो करते रहती है। तो इस तरह हम देखते हैं तो हर क्षेत्र में जो महिला होती है वो उस पुरुषों से वो उत्कृष्ट होती है। तो चौथा यही है कि जो पुरुषों की महिलाओं पर आश्रितता, वो पुरुष जो है वो महिलाओं पर हर तरह से क्या है, वो आश्रित है ना, चाहे वो अपनी यौन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हो चाहे दूसरे काम के लिए। लेकिन फिर भी क्या है, जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं को छोटी ही समझते हैं ना, उन्हें घर के कामों के लिए ही समझते हैं, या उन्हें घर से बाहर नहीं जाने देते, विभिन्न तरह से उन पर प्रताड़ित करते हैं या उनका शोषण करते हैं। अब पांचवा देखते हैं स्त्रियों को संगठित करना। देखिए जो पांचवा पॉइंट है ना, हमारी पांचवा अवधारणा क्या है, स्त्रियों को संगठित करना। स्त्रियां अगर चाहती हैं कि वो क्या करे, अपना समाज में अलग पहचान बनाए, है ना, आगे बढ़े, तो इसके लिए क्या है, महिलाओं को अपने हक के लड़ने के लिए सबको संगठित होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक व्यक्ति के से कोई कुछ हो जाएगा। इसके लिए क्या है, महिलाओं को आपस में संगठन होना पड़ेगा, है ना, संगठित होना पड़ेगा। और संगठित होकर क्या करें, अपने जो हक है उसको जानकर पहचान कर क्या करें, उसके खिलाफ आवाज उठाए, है ना। अगर उन्हें कोई हक नहीं दिया जा रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए, है ना। अब वो जब वो अपनी समूह बनाकर किसी कार्य को अगर वो करेगी तो निश्चित उस कार्य में उनको सफलता हासिल जरूर होगी। तो इस प्रकार क्या है, जो महिलाएं हैं उनको अपनी अलग पहचान वो दुनिया के सामने वो बना सकती है।
चलिए अब हम देखते हैं उदार नारीवाद, है ना, उदार नारीवाद। इसके तहत हम देखेंगे जो नारीवाद है ना, इसके पहले हम जितने भी नारीवाद पढ़े उस सब का जो प्रादुर्भाव हुआ है ना, तो उस सब का जो प्रादुर्भाव उससे पहले हम उदारवादी नारीवाद जो है ना, इसका ही जो पहले निर्माण हुआ था, है ना, तो जो नारीवाद होता है, नारीवाद के तहत में क्या करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं के खिलाफ जो जितने भी जो अत्याचार हो रहे हैं उन सब के खिलाफ आवाज़ उठने का कार्य नारीवाद ही करती है। तो हम पढ़ेंगे अभी उदार नारीवाद की, उदार नारीवाद क्या होता है। नारीवादी आंदोलनों का प्रारंभ उदार नारीवाद के रूप में ही हुआ था, है ना, जो जितने भी नारीवाद जो हुए थे उन सबके पहले किसका प्रादुर्भाव हुआ था, उदार नारीवाद का ही पहले उत्पन्न हुआ था। 18वीं शताब्दी के आसपास उदार नारीवाद का उदय हुआ, है ना, 18वीं शताब्दी के आसपास ही जो उदारवादी जो नारीवाद है उसका प्रारंभ हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ। उदार नारीवाद ने आज़ादी, राजनीतिक स्वतंत्रता, मताधिकार इत्यादि के लिए आवाज़ बुलंद की। और जो उदार नारीवाद है उन्होंने क्या किया, जो महिलाएं हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, वो उन्हें आज़ादी नहीं थी, मतलब घर से निकलने की आज़ादी नहीं थी, या हर प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, या राजनीतिक क्षेत्र में हम देखें तो उनमें क्या है, महिलाओं को भागीदारी नहीं दी जाती थी, या मताधिकार, है ना, जो महिलाएं थी उन्हें अपने मत का अधिकार भी नहीं था, है ना। आज क्या है, हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ क्या है, वहाँ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है ना, और वो भी अपने मत का अधिकार करती है, मतलब कि वोट देती है। तो उस सब जो अधिकार है, इन सब जो महिलाएं थी वो पहले क्या थी, वंचित थी, उन्हें कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इन्हीं सब जो अधिकार है महिलाओं के, इन सब के प्रति जो आवाज उठाने का कार्य है वो उदार नारीवाद ने किया था। और अगर हम उदार नारीवाद की बात करें तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि ये जो उदार नारीवाद है इन्होंने जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे असमानता, है ना, भेदभाव, इसको खत्म करने के लिए अपने विभिन्न तरह के प्रयास किए। जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ जो बहुत सारे जो अत्याचार होते हैं उनका शोषण किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे वो या राजनीतिक के क्षेत्र में हम देखते हैं ना, तो जो विभिन्न तरह से महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होते हैं, है ना, इन सब को रोकने का जो कार्य है वो उदार नारीवाद के ही थ्रू हमें देखने को मिलती है। और जो उदार नारीवाद है ना, यही क्या है, सबसे पहले जो जितने भी नारीवाद है उन सबसे पहले उदार नारीवाद ही पहले आया था। क्योंकि देखिए जब नारीवाद की जब बात हम करेंगे तो उदार नारीवाद को प्रारंभ पहले लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी जो कार्य है वो पहले उदार तरीके से प्राप्त करने का हम प्रयास किए थे, है ना। अगर उदारवाद सफल नहीं हुआ तो इसके तहत क्या है, आगे उग्र नारीवाद या जो भी नारीवाद है उसका प्रादुर्भाव हमें देखने को मिला। उदार नारीवाद को अन्य नारीवाद का आधार माना जाता है, मैंने बताया है ना, कि जो जितने भी नारीवाद हैं उन सबका जो प्रमुख आधार है वो उदार नारीवाद ही है। उदार नारीवाद के बाद ही अन्य नारीवाद का संभव हुआ, है ना। उदार नारीवाद के बाद ही क्या जो अन्य जो नारीवाद है उन सबका जो प्रादुर्भाव हुआ, है ना। और क्या है, जो जितने भी जो महिलाएं जो कष्ट झेलती है ना, उसमें क्या है, अगर महिलाएं क्या है आपस में अगर वो संगठित हो जाए, है ना, अब अपना एक समूह बनाए तो क्या सर वो किसी भी समस्या से अब वो निपट सकती है, अब वो अपने क्षेत्र में वह आगे बढ़ सकती है। चलिए आगे देखते हैं। उदार नारीवाद रेडिकल नारीवाद की तरह ही समलैंगिकता तथा पुरुषों से अलगाव का विरोध किया। जो उदार नारीवाद है ना, उसने क्या किया, रेडिकल नारीवाद की तरह पुरुषों से अलगाव का विरोध किया, है ना। उदार नारीवाद का मूल रूप से परंपराओं में जबड़ा रहा, है ना। ये जो उदार नारीवाद है ये मूल रूप से क्या है, जो हमारी जो विभिन्न परंपरा थी, है ना, पुरानी जो परंपरा है उसके आधार पर क्या उससे वो चिपके, है ना, वो उससे वो उबर नहीं पाए। लेकिन यह कहना भी आवश्यक है कि उदार नारीवाद ने ही अन्य नारीवाद के लिए उर्वर जमीन तैयार की। सही बात है, जो उदार नारीवाद है ना, इसने ही क्या किया, जो अन्य नारीवाद है उसके लिए क्या उर्वर जमीन तैयार की, मतलब आगे का रास्ता उदार नारीवाद ने ही खोला। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो उदार नारीवाद है एक जो महिलाओं के खिलाफ चली आ रही जो है ना, जो विभिन्न तरह की जो उसके साथ असमानता हो या आज़ादी उसके साथ रोक गई, इस तरह क्या सबका वो विरोध करती है, जिससे क्या है जो महिला है ना, वो सब जो असमानताएं हैं तो उसका शोषण है, इन सब से आगे उठकर वे अपना वो विकास वो आसानी से कर सके। चलिए अब हम देखते हैं सांस्कृतिक नारीवाद यानी कल्चरल फेमिनिज्म। सांस्कृतिक नारीवाद धर्म एवं संस्कृति को महत्व प्रदान करती है। ये जो सांस्कृतिक नारीवाद है ना, ये क्या करती है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा या धर्म है ना,
ये सब क्या है, महत्व प्रदान करती है। तथा परिवार, रीति रिवाज, परंपरा इत्यादि को महिलाओं के हितों के लिए प्रयोग करने पर बल देते हैं। जो सांस्कृतिक जो नारीवाद है वो क्या करते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के संस्कृति है, धर्म है ना, ये सब क्या है, ये महिलाओं के हितों के लिए प्रयोग करने की बात इसमें कही जाती है। हम प्रायः देखते हैं अपने समाज में जो कई तरह की वो परंपराएं है ना, वो महिलाओं के खिलाफ होती है ना। जैसे कई जगह महिलाओं को जाने पर बैन किया जाता है ना, या महिलाओं को किसी कार्य करने से रोका जाता है। तो ये जो विभिन्न तरह की जो रीतियाँ कुरीतियाँ हैं वो क्या करती है, महिलाओं को बांध के रख देती है ना, और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता। तो इन्हीं सब को दूर करने के लिए जो सांस्कृतिक जो नारीवाद है इसका गठन हुआ, ताकि जो महिलाएं हैं ना वो सांस्कृतिक रूप से भी वो आगे बढ़ सके। तथा जो सांस्कृतिक नारीवाद है ना, उन्होंने क्या किया, जो संस्कृति के नाम पर जो विभिन्न तरह की जो कुरीतियाँ समाज की तरफ निर्माण की गई है उसे हटाने का ही प्रयास सांस्कृतिक नारीवाद के तहत किया जाता है, ताकि जो महिलाएं क्या है वो हर क्षेत्र में जा सके तथा पुरुष की बराबर दर्जा प्राप्त कर सके, तथा वो स्वच्छंद रूप से क्या करे, अपना विकास को निश्चित रूप से कर सके। जैसे भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है ना। हमारे भारतीय समाज में जो विवाह है ना, एक स्त्री और पुरुष जब विवाह किया जाता है तो वो भी एक क्या है, एक संस्कार है, एक परंपरा है। तथा विवाह की संस्कृति को बनाए रखने पर बल दिया जाता है। तथा जब एक स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है ना तो वो एक संस्कार है, तो उस जो विवाह है उसको बनाए रखने का भी बल दिया जाता है। तथा उसके लिए एक स्त्री और पुरुष दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जो संस्कार है ना, विवाह संस्कार को किस तरह को निभा पाते हैं। इस प्रकार समाज में अनेक रीतियां एवं कुरीतियां हैं जिनका महिलाओं के हितों में प्रयोग करने के बाद सांस्कृतिक नारीवाद करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो सांस्कृतिक जो नारीवाद है ना वो क्या करता है, जो विभिन्न तरह के हमारे समाज में जो संस्कृति या नियम कायदे कानून जो बनाए गए हैं इन सब का प्रयोग इस प्रकार किया जाए जो सबके हित में है ना, महिलाओं के हित में है ना। अभी तक देखा है कि कई जो परंपराएं वो महिलाओं के खिलाफ होती है, तो उन्हीं सब जो परंपराएं है ना, जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें हटाकर हमारे समाज में ऐसे संस्कृति और धर्म का निर्माण किया जाए जो सबको समान रूप से देखे है ना, किसी के साथ भेदभाव ना करे है ना। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति क्या है वो एक दूसरे को वो आपस में लड़झगड़ नहीं होगा, वो आपस में बराबरी के साथ क्या करेंगे, वो विकास करेंगे। जैसे एक महिला और पुरुष वो क्या करेंगे, अगर दोनों के साथ भेदभाव ना किया जाए तो महिला भी क्या करेगी, एक पुरुष की तरह क्या है वो अपना विकास दिन प्रतिदिन वो निश्चित रूप से ही कर सकेगी। तो यही है कि जो सांस्कृतिक जो नारीवाद है वो क्या करती है, जो हमारे समाज में विभिन्न तरह की जो संस्कृति कायदे का धर्म बनाया गया